हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन स्टार्ट करेंगे जो हमारा आरबीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका लेक्चर नंबर 3। क्लियर? तो उसमें बच्चों आज अपन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, वो पहले मैं आपको कवर करवा दूँ, फिर अपन चलेंगे आगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक लीनियर रोड है और मैंने इसको जो चार्ज दिया, मान लीजिए वो दिया प्लस का 2 कूलम। कितना कूलम बेटा? प्लस का 2 कूलम। तो जो चार्ज होगा वो इस पर इस तरह से प्लस 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 इस तरह से फैल जाएगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर चार्जेज एक दूसरे के पास रखे हों, एक दूसरे से बहुत नजदीक रखे हों, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली हो रखा हो, दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज डेंसिटी भी जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट या वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेकंड होती है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोले तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए या 2D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक उसी प्रकार से बेटा एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बोले तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। तो बेटा मैं एक एक की बात करूं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है, पहली बात मैं नोट्स के लिए आपको पीडीएफ सेंड करेंगे वेबसाइट पर, वहां से नोट करना है। 1D ऑब्जेक्ट के लिए यानी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है डायमेंशनल। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो 1D ऑब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है। अब होता क्या है, लीनियर का मतलब यहां पर है लंबाई से, तो कहने का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेटा यूनिट वाली क्वांटिटी कहां आती है? डिवाइड में। तो यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, देन यूनिट ऑफ लैम्डा इज, बोलना बेटा क्या आएगा? कूलम पर मीटर। चार्ज का हो गया कूलम और लेंथ का हो गया मीटर। बेटा अगर मैं किसी स्मॉल एलिमेंट की बात करूं, फॉर स्मॉल एलिमेंट, मैंने कहा कि एक एलिमेंट है जिसकी लंबाई है dl और उसको चार्ज दिया गया है dq। अब अगर उसकी dl लंबाई पर चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। आया ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा यहां से अगर मैं dq निकालू तो क्या आएगा? लैम्डा इंटू dl। सही। अगर आपको यहां से टोटल चार्ज निकालना हो तो इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। dq से आ जाएगा q, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl। बेटा अगर क्लोज सरफेस हो तो कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन। आया क्या? क्लियर हुआ? अच्छा बेटा सेकंड पॉइंट की बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, बेटा ये जो है ये आपका 2D ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, यानी जो 2D या फिर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए काम आता है। इस कंडीशन में जो चार्ज होता है वो पर्टिकुलर बॉडी के एरिया पर या सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वाले केस में कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लेंथ पर, लंबाई पर। और यहां पे किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों? एरिया पर, यानी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो यहां अगर आपने कहा है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा इसको डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से। अच्छा बेटा सिग्मा की यूनिट भी बता सकते हैं। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी एसटी इज इक्वल चार्ज अपॉन एरिया, इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा इसका यूनिट की बात करूं, इसका सिंबल होता है सिग्मा, इसकी यूनिट की बात करूं बेटा तो यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, आया ना सही। बेटा अगर वही स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाए, फॉर स्मॉल एलिमेंट अगर मैं कहूं कि सर ds एक छोटा सा एरिया है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है अपन ने dq, तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, dq अपॉन ds, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा इसी तरह से अगर यहां से भी dq निकाला जाए तो क्या आएगा, dq बराबर आएगा सर सिग्मा इंटू ds। बेटा अगर बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू ds। बेटा अगर सरफेस क्लोज्ड है तो कैसा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आया क्या समझ में, क्लियर है, इतना नोट करो फिर अपन आगे देखते हैं। देख लिया बेटा, अब इसका थर्ड पॉइंट देखो, है ना, एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और बेटा एक आ जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी अब की बार चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। बोले तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझना आप। आइए ठीक है, देख आपका तीसरा पॉइंट है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, ये जो होता है ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस केस में हम चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुल मिलाकर के वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD कैसे डिफाइन किया जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखते हैं। अच्छा बेटा अगर मैं रो की यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आने वाली है, कूलम पर मीटर क्यूब, आया ना, ठीक। अच्छा बेटा आगे बात करें, अगर एलिमेंट की बात करें, फॉर स्मॉल एलिमेंट जिसका वॉल्यूम dv है और उसको चार्ज दिया dq है, तो फिर उसके लिए रो कैसे लिखा जाएगा, dq अपॉन dv, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अगर dq की बात करनी हो तो dq कितना आ रहा है यहां से, रो इंटू dv। अब अगर आपने कहा कि मुझे तो बॉडी का नेट चार्ज चाहिए, तो यहां से q कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब अगर क्लोज है बॉडी तो क्लोज इंटीग्रेशन रो dv। बात समझ में आई क्या। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से हम जो है तीनों पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। 4 नंबर का क्वेश्चन 500% बोर्ड में यहां से पूछ लिया जाता है। तो आप बिना टाइम खराब किए हेडिंग नोट करें बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। इसमें कुल मिलाकर के 6 एप्लीकेशन है, मैं आपको सारे बताऊंगा, कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, ओके बेटा समझ लो। इसमें पहला एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन की हेडिंग देखो, क्या लिख रहा हूं, करना सब में इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू uniformly charged infinitely long straight wire। बोल रहा है कि एक अनंत लंबाई का इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, एक सीधा तार है जो बहुत ज्यादा लंबा है, यानी उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसको चार्ज दे रखा है। तो हमें पूछा गया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बेटा देखना, मैंने कहा कि मेरे पास ये एक अनंत लंबाई का वायर है जिसको हमने चार्ज दिया प्लस इस तरह से। बेटा अगर ये वायर है तो तुम लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो कि सर अगर वायर है तो इसके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसके पास में जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस का लैम्डा। क्लियर? अब बात समझना, हमें क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, वहां पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इसके लिए क्या करेंगे, आप मेरी बात समझना। पहले मैं इसकी डायरेक्शन की बात कर लूं, तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। समझना, ये मार्कर है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर यहां पे एक पॉइंट है। क्लियर? बेटा अगर डायरेक्शन की बात करनी है तो एक स्मॉल एलिमेंट इधर से ले लो, एक स्मॉल एलिमेंट नीचे से ले लो। बेटा ध्यान से देखना, सर एक बार करके बता दो डायरेक्शन का गेम। तो ये मान लो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। अब बेटा यहां से एक स्मॉल एलिमेंट लिया, यहां से एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों बेटा, ये थीटा, तो बेटा ये डीई कोस थीटा, बेटा इधर भी डीई कोस थीटा, दोनों का इधर आ जाएगा, एक का डी साइन थीटा ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर कौन से बचेंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। यानी अगर ये मार्कर है, यानी ये वायर है और पॉइंट अगर यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है, यानी कहने का मतलब ऐसा आ रहा है, आया ना। अगर पॉइंट यहाँ है तो ऐसे का मतलब सर परपेंडिकुलर टू दिस वायर। ओ हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी वायर, हाँ या ना। अरे देखो ना यार, पैरेलल वाला कंपोनेंट तो बचा ही नहीं, वायर के पैरेलल, वायर के क्या बच रहा है, परपेंडिकुलर बच रहा है। तो डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन तो आप ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू दी वायर होता है। क्लियर? अब दोबारा से देखते हैं। अब बात आती है सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन बता दिया, बताते हैं। इससे आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा, बिकॉज गोज लो जो होता है वो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आर डिस्टेंस पर हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके लिए एक आर रेडियस का सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस यहां मान लिया जाएगा। आप अच्छा बनाएंगे बेटा डायग्राम। अब मैंने तुम लोगों को कहा था कि भैया सिलेंडर जब भी आता है उसके पास 3 सरफेस होती हैं, 1 2 और बेटा एक और ले लो ये 3, समझ लो। अब बेटा इसको कहा मैंने S1, इसको कहा मैंने S2, बेटा इसको कहा मैंने S3। बेटा इसकी बात करूं, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यानी ऐसे ds वेक्टर। बेटा यहाँ का थीटा कितना दिखा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस 90 डिग्री। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ds वेक्टर। बेटा यहाँ पर इस क्लोज सरफेस के लिए अपन क्या करेंगे, गोज लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग
ध्यान से समझना बेटा, अप्लाइंग गोस थ्योरम या गोस लॉ फॉर दिस क्लोज सरफेस। ओके बेटा, क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे कर लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा? बेटा यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी 3 सरफेसेज हैं, तो इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में तोड़ेंगे। एक बार सरफेस S1 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, फिर S2 के लिए करेंगे, फिर S3 के लिए, तीनों को ऐड कर लेंगे, आंसर बनता चला जाएगा। देखो, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 ई डॉट डी एस, समझना, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डॉट डी एस, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S3 ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, यहां पर क्यू है तो क्यू अपॉन। बेटा S1 में ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां लिख लेंगे फॉर S1 ई ds कोस 90, प्लस S2 में भी कितना है? 90 है, तो ई ds कोस 90। लेकिन बेटा S3 में कितना है? दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना ले लेंगे? 0, ई ds कोस 0। बेटा cos 90 0 होता है, तो ये टर्म 0, अगली टर्म भी 0। बेटा यहाँ पे e बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S3 ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। बेटा e इंटू, अब ध्यान से देखना, ds एक छोटे से एलिमेंट का एरिया है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर रखा है मतलब पूरे सिलेंडर का एरिया लेना है। बेटा अगर इसकी लेंथ l मान लें अपन, जितना अपन ने अज्यूम किया था, तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एस, तो 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा? सर लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि लैम्डा क्या था? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बटे एल। तो बेटा क्यू क्या आएगा? लैम्डा इंटू एल। समझ में आ रही है बात? एल से एल कैंसिल कर लो, ई कितना आ रहा है बेटा? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। क्लियर? नेक्स्ट क्या करो बेटा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हम लोग क्या करें, इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी 4 पाई है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर। हाँ या ना, ये आ गया हमारा मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो भी आया 1। बेटा इसी इक्वेशन से पता चलता है, फॉर दिस केस अगर किसी भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैं e और r के बीच का यहाँ वेरिएशन पूछूं तो कैसा आएगा? हाइपरबोला। और e और लैम्डा के बीच का वेरिएशन पूछूं तो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन की तरह। क्लियर है? फटाफट से इसको देखो, आराम से रफली नोट भी कर सकते हो, फिर अपन आगे बताते हैं। देखा बेटा इतना? अब देखिए, अब यहां से मैं आपको कह रहा था कि इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस डेरिवेशन के लिए अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज क्लियर दैट, या फिर ऐसे करते हैं, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, इन वेक्टर फॉर्म। बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r इंटू r का इक्वेशन नंबर आएगा सेकंड। ठीक बेटा, इट इज क्लियर दैट, या क्लियरली magnitude of E is directly proportional to lambda and E is inversely proportional to R। मेन तो ये है कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी उतनी कम होगी। तो अगर हम ग्राफ्स खींचें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ई ले ले, तो वाई एक्सिस पर ई ले ले और यहाँ लैम्डा ले ले, तो ई और लैम्डा में भी ग्राफ आएगा। बेटा मैंने ये आपका, बेटा मैंने कहा ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ ई ले रखा है, यहाँ आर ले रखा है, तो बेटा ग्राफ आएगा ऐसा। समझ में? क्लियर है? यानी ये ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का ग्राफ है बेटा।
और ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। गोज लॉ का सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पहले वायर की वजह से की थी, अब एक शीट की वजह से करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, उसके बाद में बात करेंगे। अपन ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज पर इनफाइनाइट, कुछ भी कर दो, सीट और लेयर। भाई मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। यहां पर ये बात कर रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग लार्ज या इनफाइनाइट सीट और लेयर। किसी अनंत कुचालक आवेशित परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बात समझना बेटा। अब अगर ये सीट है तो सीट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सीट है कॉपी है ना, जैसे इसको चार्ज देंगे बेटा तो चार्ज क्या होगा सर, चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही बात। हम लोगों को क्या करना है, इसकी वजह से इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वही सीन मुझे समझ में आता है कि सर यहाँ एक एलिमेंट मानोगे, यहाँ एक एलिमेंट मानोगे, यहाँ पॉइंट है तो एक डी इधर एक डी ऊपर, तो डीई कोस थीटा बचेंगे, डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहां आएगा, बाहर की तरफ, यानी इसके परपेंडिकुलर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो बेटा देखना ध्यान से, अभी पहले डायग्राम बनाता हूं। मैंने कहा कि ये हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हम बांट रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। क्या मेरी बात सही है? यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। हमें क्या करना है बेटा, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसके लिए वापस से एक क्लोज सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल रहेगी, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस का ही अजम्पशन ले लेंगे। अब जब भी सिलेंडर की बात आती है बेटा, तीन सरफेस मान लेते हैं, S1 S2, बेटा एक ऊपर वाली S3। बेटा यहां पर एलिमेंट लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और ds वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू दी एरिया या सरफेस। बेटा यहां पर भी अगर एलिमेंट लूंगा तो E वेक्टर प्लस की वजह से बाहर की तरफ और ds वेक्टर भी बाहर की तरफ। बेटा यहां पे अगर एलिमेंट लूंगा तो E वेक्टर तो इधर, लेकिन एरिया वेक्टर इससे 90 डिग्री पर, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। बेटा अब अगर इस क्लोज सरफेस के लिए हम लोग जो है, देखो यहां से रेफरेंस मान लो, मिड पॉइंट मान लो, ये दूरी यार है ना, ये दूरी यार, समझ गए। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए सर इस क्लोज सरफेस के लिए पहले क्या कर लो, गोस थ्योरम अप्लाई कर लो। अप्लाइंग गोस थ्योरम फॉर दिस क्लोज सरफेस। बेटा इसके लिए आपने गोस थ्योरम लगाई। गोस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा तीन पार्ट में तोड़ दूं, इंटीग्रेशन
S1 E vector dot ds vector plus close integration for surface S2 E vector dot ds vector plus close integration for surface S3 E vector dot ds vector is equal to सिग्मा q को बेटा लिखेंगे q, तो q बटे एप्सिलॉन। बेटा यहां से S1 के लिए आप देखेंगे तो S1 के लिए E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, S2 के लिए भी देखेंगे E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के लिए थीटा कितना हो गया 0। बेटा S3 में देखेंगे E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो बेटा ये लिख लेते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन S1 E ds cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S2 E ds cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S3 E ds cos 90 इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से e बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 ds प्लस यहाँ से वापस e बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S2 ds प्लस बेटा ये 0 हो गया बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ध्यान से देखना, ds एक छोटे से एलिमेंट का एरिया है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सिलेंडर का मान लेते हैं, वो यहाँ पे a है, तो e इंटू ए प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू को लिख सकता हूँ बेटा सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा बोलना सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। साइड में चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। बेटा ई ए प्लस ई ए कितना आ रहा है 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ए से ए कैंसिल, तो ई कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अच्छा यहाँ पर एन कैप क्या है सर, ई वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो आया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें 2 और एप्सिलॉन नॉट दोनों ही कांस्टेंट है, तो इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। यहां पर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सीट या नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी यहां से हमें पता चला है कि इस सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है, देख लीजिए आप, फिर अपन इसमें ग्राफ भी बनाएंगे, देख लो बेटा आराम से। आ गया बेटा, ठीक। बेटा देखो आगे की कहानी क्या है, इट इज क्लियर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सही। बट तुम बताओ ई जो है क्या यहाँ पर वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे 1 नंबर का सवाल यहाँ पर परीक्षा में बोर्ड में काफी बार पूछा गया है। अगर मैं यहाँ इस केस के लिए ई और सिग्मा में ग्राफ बनाऊं तब तो कोई भी परेशान नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच देगा। बट तुमसे अगर यहाँ पर डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को शो करने वाला ग्राफ पूछा जाए तो तुम्हें ये पता है कि सर इस सीट से कितनी भी डिस्टेंस ले ली जाए इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आर की वैल्यू कितनी ही क्यों ना बढ़ रही हो, लगातार आर क्यों नहीं बढ़ रहा हो, फिर भी ई ना बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है, यानी ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, हाँ या ना। यानी ई जो होता है वो सीट से डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी नहीं करता विद वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस। क्लियर हुआ, आया समझ में? फटाफट नोट करो, एक एप्लीकेशन और देखते हैं बेटा इसी में। आया, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन देखो इसका, तीसरा एप्लीकेशन कर लेते हैं, बताइए। इस चैप्टर के 2 वीडियो और बनेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर, है। आप लोग प्रॉपर नोट्स रेगुलर बनाते रहे, मैं वेबसाइट पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ,
थर्ड एप्लीकेशन अपन लिख लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग या मेटेलिक कंडक्टिंग लार्ज सीट, ठीक है, या इनफाइनाइट सीट। बेटा अभी जो था वो नॉन कंडक्टिंग की बात थी, अब है कंडक्टिंग। तो दो जो सीट होंगी वो मिलकर बनाती हैं एक कंडक्टिंग। देखना कैसे बेटा, समझना। बेटा कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। कंडक्टर का मतलब जितने उसमें प्रोटॉन उतने उसमें इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज नील बट्टा सन्नाटा। तो कंडक्टर में केवल बाहर यानी बाहर की सरफेस पर ही चार्ज प्रेजेंट होता है, अंदर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से चार्ज रहेगा केवल बाहर वाली सरफेस। क्योंकि ये सीट है बेटा, तो सीट के लिए लैम्डा नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, सिग्मा बोलूंगा। तो यहाँ पे भी प्लस सिग्मा है और यहाँ पे भी प्लस सिग्मा है। क्लियर हुआ? हमें क्या करना है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर निकालना है वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। ये काम करो, इसको ऐसे मान लो आप, है ना, कंफ्यूज नहीं हो। सिलेंडर को अंदर रखते हुए मान लो ताकि आपके दिक्कत नहीं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब समझना मेरी बात को बेटा। यहाँ पर एक सरफेस यहाँ ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ये हो गया, एक हो गया बेटा। यहाँ इसको S1 कहूँ, S2 कहूँ और इसको S3 कहूँ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ds वेक्टर भी बाहर की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बट ds वेक्टर ऐसा। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, आया ना, और ds वेक्टर ऐसा। क्यों? क्योंकि सर किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है, और चार्ज 0 होने की वजह से E बराबर kq/r²। जब q 0 होगा तो E भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर गोस थ्योरम अप्लाई करें तो देखो, अप्लाइंग गोस थ्योरम, अप्लाइंग गोस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहां से S1 की बात कर लूं तो E डॉट ds प्लस, बेटा यहां से S2 की बात कर लूं E डॉट ds प्लस। ओके बेटा, बेटा S1 के लिए थीटा 0 है तो E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 ds प्लस। S2 के लिए बेटा E 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, बराबर क्यों बेटा। बेटा एरिया A ले लो तो EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, अभी भी करे थे बेटा, इतना सही फर्क है बस। क्यों बेटा, यहां से A कट गया तो E बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओ माय गॉड, अगर नॉन कंडक्टिंग सीट आ जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कंडक्टिंग सीट आ जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी पता चला E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। कहने का मतलब E और सिग्मा में ग्राफ आएगा ऐसा, और E और R में ग्राफ आएगा ऐसा। क्लियर है? इस तरह से आज हमारे गोज लॉ के 3 एप्लीकेशन हमने कवर कर लिए। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर खत्म ही कर रहे हैं। ओके बेटा, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर के भी नोट्स पिछले चैप्टर की तरह ही वेबसाइट से अवेलेबल PDF से ही बनाने होंगे, और प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाए, इसकी थ्योरी भी आप लोग लिखें ताकि बोर्ड में हमें पूरे नंबर मिल सकें। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग अब क्या करेंगे, अब आप लोग इस चैप्टर के जो भी मैं डेरिवेशंस बताते जा रहा हूं उसको रफली पहले सोल्व करेंगे, फिर आप उसको फेयरली लिखेंगे। क्लियर है? और आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मन में डाउट हो तो कमेंट भी जरूर करें। ऑल दी बेस्ट।